जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एवरीडे साइंस का आज हमारा लेक्चर है। इसको डिफरेंट शॉर्ट लेक्चर्स में हमने डिवाइड किया है। एवरीडे साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बताते खुद, और इसको हम इतनी डिटेल से पढ़ाते हैं कि मैं इतनी डिटेल से पढ़ाता हूँ क्योंकि आपने बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स अगर होंगे, उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ी होगी, तो जियोलॉजी नहीं पढ़ी होगी, एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ी होगी, सोलर सिस्टम को इतना डिटेल से नहीं पढ़ा होगा जितनी की रिक्वायरमेंट है। आज मेरे पास एक मैसेज आया और एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर, मेरा आर्ट्स का बैकग्राउंड है, ठीक है, और मेरी एवरीडे साइंस और मैथमेटिक्स बहुत वीक है, तो क्या मैं आपके लेक्चर ले लूं, सिर्फ आपके लेक्चर ले लूं तो क्या ये एनफ होगा? तो जी, मैं आप लोगों को, आप स्टूडेंट्स को चैलेंज करता हूं कि जो मेरे लेक्चर्स हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप इनको पढ़ के, मैं 100% आपको श्योरिटी नहीं दिला सकता कि इनको पढ़कर आप क्वालिफाई करेंगे 100%। हालांकि मैंने बहुत डिटेल से नोट्स बना के आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको 100% तो गारंटी नहीं दूंगा कि 100% यहीं से आएगा एवरीडे साइंस का जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इस श्योरिटी के साथ गारंटी दूंगा कि जो कुछ, जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे एवरीडे साइंस हो, मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में आपको इतना कोई नहीं पढ़ाएगा जितना मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? और गैर जरूरी भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, गैर जरूरी भी नहीं पढ़ाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ाऊंगा। हाँ, नोट्स में मेरी बहुत डिटेल है। उसकी वजह है क्योंकि आपको पता है, पेपर कहीं से भी किसी, कुछ भी आ जाता है, पेपर का कुछ नहीं पता, तो आपको हर लिहाज से तैयारी करनी है। ओके जी। अब आप ये देखिए, हम अपना स्टार्ट करते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर और जियोलॉजी। जियोलॉजी तो नहीं पढ़ेंगे इस लेक्चर में, एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ विंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जियोफिजिक्स सबसे पहले देखेंगे, ये पेपर में आया हुआ भी है एक जगह पर। तो जियोफिजिक्स द स्टडी ऑफ अर्थ के फिजिकल प्रोसेस को स्टडी करना जियोफिजिक्स है। उसमें हमने अभी अर्थक्वेक्स वगैरह भी पढ़े हैं, तो सब ये इसी में आते हैं। नेचुरल हैजर्ड्स हैं, अर्थक्वेक है, वोल्केनोज को अच्छी तरह पढ़ा, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ये सारी इसको जियोफिजिक्स में आती हैं। और अर्थ का एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ के कोर से लेके उसका एटमॉस्फेयर तक की तमाम जो भी कुछ है, वो सारा स्टडी करना, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या होता है, उसको जियो फिजिक्स कहते हैं। जियो मतलब जमीन, और फिजिक्स मतलब उसके जितने भी अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं, वो सबको स्टडी करना जियो फिजिक्स कहलाता है। द स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की स्टडी क्या कहलाती है जी? मेट्रियोलॉजी। तो हमने, ठीक है, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि मैंने ये पढ़ाना है आपको मेट्रियोलॉजी, आप में से बहुत स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो स्टडी है वो मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी कहलाती है। ये जस्ट एक टर्मिनोलॉजी पूछी है, लेकिन हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर को। ओके, डैश इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम पर अर्थ के एटमॉस्फेयर की स्टेट क्या कहलाती है? वेदर। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, इस बात को नोट कीजिएगा कि पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम पे क्या कहलाते हैं? वेदर। जब ये पर्टिकुलर ना हो, लॉन्ग टर्म हो, जब वो लॉन्ग टर्म हो, तो हम कहते हैं क्लाइमेट, ठीक है। आप अपने मोबाइल पे देखते हो कि जी कल बारिश होगी, नहीं होगी, शाम को कैसा मौसम है, ठंडा है, गर्म है। आप वेदर फॉरकास्टिंग देखते हो, क्लाइमेट नहीं देखते, क्योंकि एक जगह का खास क्लाइमेट होता है जी। पाकिस्तान में इतने महीने गर्मी पड़ती है, इतने महीने सर्दी पड़ती है, पाकिस्तान में इतनी बारिश होती है, इतनी नहीं होती, फला जगह पे इतनी होती है, ठीक है। फिनलैंड में इतने महीने बर्फ पड़ती है, ये इसका क्लाइमेट है, ठीक है। क्लाइमेट में और वेदर में ये फर्क है। अब आते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जहाँ जो गैसेस का मजमुआ है, उसमें 78% नाइट्रोजन है। ये इंडिविजुअल फॉर्म में कम है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में ज्यादा है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछा हुआ है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों पूछा हुआ है, ऑक्सीजन का इसलिए पूछा है, देखिए, नाइट्रोजन का इसलिए पूछता है कि सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन का इसलिए पूछता है हमें सांस लेने के लिए जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए पूछे क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट आ रहा है, पोल्यूशन का जो इफेक्ट आ रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी एक वजह है, इसलिए पूछा 0.04%। और ये देखो, ये उसने हमारी नाक में दम किया हुआ है। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ, यहाँ से देखें जी,
Which of the following gases has role in important maintaining atmospheric temperature? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों जी, कैसे रोल अदा कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है हवा में वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इनका एक बेनिफिट है कि वो कैंसर वाली रेज को आने नहीं देते हमारी तरफ, लेकिन वो चूंकि एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसलिए वो टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, ये इशू है। खैर, आगे चलते हैं जी। द मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है? 2022 में क्वेश्चन आया, नाइट्रोजन है। ठीक है, सेकंड मोस्ट ऑक्सीजन है। अब आते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स की तरफ। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन हम फिर बहरहाल एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि ट्रोपोस्फेयर से चलें, जमीन जमीन से लेके एक खास 10 किलोमीटर तक जाएं तो अर्थ की जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ये वो जगह है जहां पर हम रहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है जो 30 किलोमीटर तक है। 30 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर फैली हुई है। 50 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर है। उसके बाद थर्मोस्फेयर है, बहुत बड़ा एरिया है थर्मोस्फेयर का। ठीक है, 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर है। और उसके बाद जो कुछ भी है ऊपर जितना भी है वो एक्सोस्फेयर कहलाता है। क्लियर हो गया जी? इसको फार्मूले से याद करें तो ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट का टी आर ले लो, ट्रोपोस्फेयर। एस टी का स्ट्रेटोस्फेयर ले लो, मीजोस्फेयर का एम ई ले लो, मीजोस्फेयर में ट्रस्ट मी। इन द एग्जाम डी से थर्मोस्फेयर और ई एक्स से एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जहां पर हम रहते हैं। यहीं पर वेदर है, यहीं पे परिंदे उड़ते हैं मोस्टली, यहीं पर इसी के आखिरी हिस्से में हवाई जहाज होते हैं। ट्रोपोस्फियर में 99% एटमॉस्फेरिक वाटर भी यहीं पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं पर बादल होते हैं। ठीक है, ऑल वेदर यहाँ पर होते हैं, बादल यहाँ पर होते हैं, तूफान यहाँ पर आते हैं, प्लेन यहाँ पर उड़ते हैं, परिंदे यहाँ पर उड़ते हैं, हम जहाँ पर रहते हैं हम यहाँ पर सांस लेते हैं। ट्रोपोस्फियर है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर से ट्रोपोस्फेयर के दरमियान जब हम जाते हैं तो ट्रोपोपॉज आता है। ट्रोपोपॉज, अगर डीप पेपर आएगा तो इधर ट्रोपोपॉज का भी पूछ लेगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? एसडीओ के पेपर में भी आया दिसंबर 2025 में कि ओजोन लेयर इज प्राइमरीली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। 2025 में सवाल पूछा गया कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना, ओजोन कहाँ पर है? वो स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में है। ये मजेदार बात है, उसने ये ऑप्शन में पूछ लिया, अपर स्ट्रेटोस्फेयर या लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि 15 से 35 किलोमीटर के दरमियान, अर्थ से 15 से 35 किलोमीटर। और यहीं पर वो 90% है। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में 90% एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अर्थ का जो अर्थ ओजोन लेयर 15 से 40 किलोमीटर है, तो 35 किलोमीटर तक वो अमूमन है, 90% है। तो ऑप्शन में अब वैसे हम पढ़ाते हैं कितना जी स्ट्रेटोस्फेयर में है ओजोन, लेकिन उसने पूछ लिया अपर स्ट्रेटोस्फेयर में है कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, फंस गए। तो हम आप क्या कहोगे? लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। यहाँ पे फ्लाइट, यहाँ पर भी कुछ फ्लाइट होती है, ठीक है, क्योंकि वेदर पैटर्न्स नहीं होते, तूफान नहीं आते यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में, तो फ्लाइट यहाँ भी होती है। कुछ बहुत ऊंची उड़ने वाले परिंदे यहाँ भी पहुंच जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में भी, उसके थोड़े नीचे वाले हिस्से में। स्ट्रेटो और ट्रोपोस्फेयर के दरमियान क्या है? ट्रोपोपॉज। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने। ओके, यहाँ पर सी एफ सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स मूव कर रहे होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? हमारी मशीनरी से, हमारी फ्रिज से वो निकलते हैं, वहां पर एक क्लोरीन का एटम रिलीज करते हैं। वो क्या करती है? O3 ओजोन को ब्रेक करती है। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमिट हुए जमीन से, ओजोन लेयर में पहुंचे। ओजोन लेयर में वो क्या करते हैं? जाके जो उसके CO3 कंटेंट होता है उसको तोड़ते हैं, CO3 कंटेंट को, ठीक है, ClO बना देते हैं।
वो जो O2 रह जाती है वो खुद इंडिविजुअल सरवाइव कर सकती है, तो ओजोन इस तरह से ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ये काम है इसका। तो ये चीज हम पूरा एक टॉपिक है आजकल, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं 2025 में, क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन से। ठीक है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, काफी क्वेश्चंस आए हैं और मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ऐड किया हुआ है डिटेल से, उसको आप देखिएगा। ठीक है, उसी में एसिड रेन भी शामिल कर दी गई है, और उसमें जो मजीद दूसरे एलिमेंट्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, अल्ट्रा या फिर CFCs के अलावा, जिस तरह मीथेन है वो बड़ा हार्मफुल एलिमेंट है, वो भी शामिल कर दिया गया। क्या किस तरह से होती है ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ये 1 सेकेंड, मूव नहीं कर रहा ना, ये देखें, मूव कर रहा है। इस तरह से ये ऑक्सीजन को ब्रेक करती है। और मजेदार बात यह है कि क्लोरीन का आइटम फिर फ्री हो जाता है, ये है जी O3। ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन के आइटम ने इसको मिलाया, O2 बन गया, और इसने एक ऑक्सीजन को निकाल लिया, एक और इंडिविजुअल ऑक्सीजन के साथ मिला के वंस अगेन O2 बना दिया। तो इस वजह से ये इंतहाई खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये O2 बनाता रहता है। ठीक है, ये रिश्ते करवाती है जी क्लोरीन यहाँ पर ऊपर आसमानों में। ठीक है, एक ऑक्सीजन को अलहदा किया, दूसरे ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, उसकी जोड़ी बन गई, तो खुद अलहदा हो गया। सबसे खतरनाक है इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट है। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि हमारी अर्थ पे एक स्ट्रॉन्ग लेयर बनी है गैसेस की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की और इस तरह के डिफरेंट गैसेस की। अब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, कि सूरज की लाइट जब सुबह सुबह आती हैं, तो सुबह दोपहर शाम जब भी आती हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है उनके अंदर। तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, तो जैसे ही वो आती हैं, तो उस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए जमीन में दाखिल हो जाती हैं। अब जब वो जमीन में दाखिल होती हैं, वहां दीवारों से टकराती हैं, घरों से टकराती हैं, उसके बाद उन्होंने वापस जाना होता है टकरा के। लेकिन जब वो टकरा जाती हैं, तो अपनी एनर्जी लूज करती हैं। उनमें कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी की वजह, वो एनर्जी चूंकि इतनी नहीं होती कि वो एक आम एटमॉस्फेयर में से क्रॉस करके वापस जा सकती हैं, लेकिन जब वो हैवी गैसेस का मजमुआ उन्होंने इसको ब्रेक कर दिया, तो वो टकरा के वहीं की वहीं रह जाती हैं या वापस आ जाती हैं उन्हीं गैसेस के अंदर अंदर। इससे क्या हुआ कि हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ गया। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं? ये तो टेक्नोलॉजी, मतलब इस ये इंसानी टेक्नोलॉजी है ग्रीन हाउस वैसे, जो हम आम तौर पे अपने लिए यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक ग्रीन कलर की शीट लेते हैं और फसल के ऊपर सर्दियों में उसको लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि सूरज की रोशनी दाखिल हो जाती है शीट को क्रॉस करके, लेकिन वापस नहीं जाती, चुनाचा हमारी जो सब्जियां हैं उनको हीट मुनासिब मिलती है। तो के कुदरती तौर पर भी ऐसे हो रहा है कि जो गैसेस जो व्हीकल से निकल रही हैं, मोटरसाइकिल से निकल रही हैं और डिफरेंट इंजन से निकल रही हैं, वो गैसेस इकट्ठी हो रही हैं आसमान की तरफ, और वहां पे जाके ये एक ऐसी शीट बना रही हैं जिससे हमारे अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है। Chemical substances that increase Earth's surface temperature is known as greenhouse gases। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रही है। 2022 में क्वेश्चन आया। फिर देखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट हार्मफुल टू द ओजोन लेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे हार्मफुल होती है मैंने बता दिया। ग्लोबल वार्मिंग पोजेस थ्रेट टू वर्ल्ड, स्टेटमेंट किसने दी जी? यूनाइटेड नेशन ने या एंटोनियन गोइट्रस ने, दोनों ने दिया। 2022 में क्वेश्चन आया। एंटोनियन गोइट्रस जो कि यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उन्होंने बात कही थी कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए आप यूनाइटेड नेशन कहें या फिर एंटोनियो गोइट्रस, एक ही बात है, दोनों का आंसर हो गया। विच गैस डज अ फोटोकॉपियर मशीन प्रोड्यूसेस? ओजोन। तो ओजोन फोटोकॉपी मशीन जो है वो ओजोन गैस पैदा करती है। छोटी सी हल्की सी बदबू वाली ये गैस होती है, कलरलेस होती है, शार्प स्मेल देती है। तो जो फोटोकॉपी मशीन स्टार्ट करते हैं, तो हाई वोल्टेज की वजह से वो ऑक्सीजन को O3 में कन्वर्ट करके ये गैस प्रोड्यूस करती है। क्लियर होगी बात? लेजर प्रिंटर वगैरह जो भी इलेक्ट्रिक है वो ये पैदा करती हैं। हम आते हैं तीसरी लेयर पे, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर इसको कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं क्योंकि काफी थिन होती है। कोल्डेस्ट है, थिन है, मोस्ट मेटियोर्स यहाँ पर बर्न हो जाते हैं।
ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स एंड मेटियोर्स। ठीक है, यहाँ पे जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उससे मेटियोर्स वहां से टकराते हैं और बर्न हो जाते हैं। ये कोल्ड एयर है। इसका टेम्परेचर देखें -3 से 90, -90 डिग्री तक इसका टेम्परेचर है। यानी कि अर्थ से जितना ज्यादा दूर जाएगी बिल्कुल टॉप लेवल पे -90 है, और जितना कम नीचे आते जाएंगे -3। इसके ऊपर जो लेयर है वो थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर का मतलब है वो बड़ी गर्म है। इसके नीचे वाली लेयर भी गर्म है, इसके ऊपर वाली लेयर भी गर्म है। जो ऊपर वाली लेयर है वो तो सबसे ज्यादा गर्म है। अब आप सवाल करेंगे कि सर ये ठंडी क्यों है? ये ठंडी इसलिए है जी, क्योंकि इसमें ये थिन है बहुत ज्यादा। थिन होने का मतलब है इसमें हैवी गैसेस नहीं है। ऐसी गैसेस नहीं है जो कि हीट को ट्रैप करें। हीट को जितने ट्रैप करेंगे उतना ठंडा हो जाएगा। यही वजह है कि जो मेटेओर होते हैं वो बड़े हीट वाले होते हैं, गर्म होते हैं, यहाँ आ जाते हैं तो बर्न हो जाते हैं। फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो होती है ना, स्पीड आ रही है। ठीक है, और यकदम कोई गर्म चीज है वो ठंडी में दाखिल होती है तो खत्म हो जाती है। थर्मोस्फेयर हॉटेस्ट लेयर है। ठीक है, 111,000 ऑफ डिग्रीज का टेम्परेचर है। सन की जो हाई एनर्जी लाइट होती है, यूवी एक्स रेस रेडिएशन जितनी भी होती है एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, हमारे सैटेलाइट भी यहीं पर होते हैं। ओके, फिर एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर की कोई लिमिट नहीं है, ये टॉप जहां तक ये एंड हो सकती है वहां पर एक्सोस्फेयर एग्जिस्ट करती है। जी उस्मा, यहाँ तक क्लियर है? ओके, टाइप्स ऑफ विंड्स। विंड्स की जो टाइप्स हैं इसको ध्यान से समझिएगा जी, कोई आपको इतना डीपली नहीं बताएगा। मैं आपको हर तरह की विंड्स के बारे में बताऊंगा, हर तरह के विंड्स के बारे में एक एक पॉइंट देखेंगे। आप जरा समझोगे तो आपको समझ आएगी टाइप्स ऑफ विंड्स। विंड एक हॉरिजेंटल मूवमेंट है, ठीक है, हवा की। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, याद रखिए विंड बनती यही है। विंड एक होती है एयर, एक होता है विंड। मूविंग एयर जो है उसको विंड कहते हैं, यानी कि हवा में अगर मूवमेंट है तो उसको विंड कहते हैं। अब वो बहुत तेज है तो उसको तूफान कह देंगे। ठीक है, इसका वजह क्या होती है जी? इसकी मूवमेंट की वजह क्या होती है? अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ, अर्थ एट सरफेस। जहां पे अनइक्वल हीटिंग हो, देखें जहां पर हीट हुई, आग जलाई आपने, जैसे ही आग जलेगी तो हवा हल्की हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि वाटर कंटेंट वहां का रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे ही वो हल्की होगी तो वो बाहर की तरफ मूव करेगी जहां पे भारी है। हल्की होते ही उसका जो एयर का प्रेशर है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जहां आग के इर्द गिर्द का के जो इर्द गिर्द एयर है उसका प्रेशर कुछ और होगा, और उससे 3-4 फुट के डिस्टेंस पे उसका प्रेशर कुछ और होगा, तो उस प्रेशर की फर्क की वजह से हवा के अंदर एक मूवमेंट पैदा होगी। तो आप ये देखें कि एक लकड़ी जलाई हुई हमने, ये चूल्हा जलाया हुआ है, वहां पर भी हवा क्रिएट हो जाएगी। मैं बचपन में अक्सर सोचता था कि दरख्तों की मूवमेंट से हवा पैदा होती है, कि हवा की मूवमेंट से दरख्त हिलते हैं। तो बहुत अरसे के बाद पता लगा कि दरख्त हवा पैदा नहीं करते। दरख्त तब हिलते हैं जब हवा वहां पर आती है। ठीक है, तो हवा कैसे आती है जी? और वहां पे जिस तरह मैंने आपको चूल्हे की मिसाल दी, इस तरह देखेंगे यहाँ पर जो सूरज है, एक जगह ठंड है एक जगह गर्मी है, तो क्या जहां पर गर्मी है वहां फिर हवा की मूवमेंट क्रिएट नहीं होगी? यकीनन होगी। तो इसलिए तो प्रेशर, जैसे ही हीट का फर्क आएगा प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा। तो उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हवा चलती है। एक तो ये इशू हो, एक तो ये कॉज हो गया। दूसरा कॉज होता है कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस फोर्स। ये एक इमेजिनरी फोर्स है। कोरियोलिस, कोरियोलिस का मतलब है कि जमीन जो अपने इर्द गिर्द घूम रही है, तो जमीन के घूमने से भी हवा पैदा हो रही है। ठीक है, जमीन के घूमने से ना सिर्फ हवा मूव करती है, बल्कि समंदर के अंदर करंट्स भी पैदा होते हैं, समंदर के अंदर लहरें भी पैदा होती हैं। कोरियोलिस इफेक्ट कहता है। और यही वजह है कि इसी वजह से क्लाइमेट चेंज के पैटर्न्स बनते हैं, वेदर पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, बारिश के सिलसिले पैदा होते हैं, और हमें हमारी ह्यूमन लाइफ, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह ये सब चीजें आती हैं। द कोरियोलिस फोर्स
इज एन इमेजिनरी फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन। अर्थ अपने इर्द गिर्द घूमती है तो हवा पैदा होती है। अर्थ स्पिनिंग करती है, उससे क्या होता है कि विंड और ओशन करंट्स पैदा होते हैं, ये बता दिया मैंने। देखे इससे क्या होता है कि जी राइट डायरेक्शन में हवा जो मूव करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। देखें ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, तो इसकी मूवमेंट कहाँ हो रही है? ठीक है, ये इसमें क्लियर समझ नहीं आ रहा। तो क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में। इन दोनों में ये देखें ना, एक है रोटेशन और एक है हवा की मूवमेंट। तो आगे इसको अभी हम पढ़ेंगे, ट्रेड विंड्स होती हैं और सब कुछ, फिर थोड़ा सा आपको मजीद समझ आ जाएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विंड, जो अभी पढ़ा कि राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। ठीक है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे विंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो क्या क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जहां पे राइट साइड पे होनी थी, तो उसको क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉक को जरा इमेजिन करो। क्लॉक, अगर क्लॉक चल रहा है तो उसकी जो सुई है, जो उसमें सुई है वो राइट साइड पे मूव करती है कि लेफ्ट साइड पे? वो लेफ्ट साइड पे मूव करती है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट मूव करती है। इसलिए इसको क्या कह देंगे हम कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट साइड पे मूव करती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में वो क्लॉकवाइज मूव करती है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज है अराउंड लो प्रेशर, तो साइक्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो क्लॉकवाइज है हाई प्रेशर की तरफ, उससे एंटी साइक्लोन्स पैदा होते हैं इन साउदर्न हेमिस्फेयर में। इट इज रिवर्स winds rotating clockwise around low and anti-clockwise around highs। थोड़ा सा आई थिंक मुश्किल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो पीछे वाली अगली वाली स्लाइड्स को कनेक्ट करके आप जब चलोगे तो आपको समझ आएंगी चीजें। ठीक है, खुद से भी आप बनाओगे, अर्थ की मूवमेंट को समझोगे। यहाँ से फिर समझे, यहाँ से फिर देखें, ध्यान से देखिएगा। ये लो प्रेशर साइक्लोन्स है, ये हाई प्रेशर साइक्लोन्स है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, विंड रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज और विंड रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज। इसको छोड़ें, ये आपको मजीद कॉम्प्लेक्स कर देगा, इसको छोड़ें। अच्छा जी, क्वेश्चन देखें, विच डायरेक्शन डज विंड फ्लो अराउंड एरियाज ऑफ हाई प्रेशर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर? देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब हाई प्रेशर एरिया होते हैं, हाई प्रेशर एरिया, तो विंड मूव करती है क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं पड़ा? इसको दोबारा देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे गलत आंसर किया। विच डायरेक्शन डज विंड फ्लो अराउंड एरियाज ऑफ हाई प्रेशर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ से देखें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, विंड मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज लो प्रेशर में। अच्छा, जब लो प्रेशर होता है तो विंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी किस तरह मूव करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हाई प्रेशर हो जाए तो ये मूव करेगी क्लॉकवाइज। हाई प्रेशर हो तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज मूव करेगी, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और वहां पे लो प्रेशर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। और सेम इसी तरह हमारे साउदर्न है, वो इसका उलट है। ठीक है, वो इसका उलट है। यहाँ पे भी देखें दो इमेज बन रही है, अगर अब यहीं इसको क्लियर करें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ध्यान से देखिएगा जी, मैं आपको इसको फाइनल लाइन बता रहा हूँ। एक होता है हाई प्रेशर एक एरिया, एक होता है लो प्रेशर एरिया। जब हाई प्रेशर एरिया, ये वाला हाई प्रेशर एरिया, ये वाला बनाए, इसको देखें, अब ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉक इस तरह मूव करता है क्योंकि हाई प्रेशर एरिया है, तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और अगर लो प्रेशर और एरिया हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। साउदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर में इसके उलट है। साउदर्न हेमिस्फेयर में जब लो प्रेशर एरिया होता है तो क्लॉकवाइज मूव करता है, और हाई प्रेशर एरिया होता है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो बस ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे देखें, इससे रिलेटेड
2022 में क्वेश्चन भी आया, तो ये 3-4 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। और यही मैंने इसमें यहाँ पे डिटेल डाली, इसका स्क्रीनशॉट लेके देखें, जूम करके आपको क्लियर हो जाएगा। करें जरा इसको, जूम करके दिखा। ये है जी हमारा लो प्रेशर एरिया नॉर्दर्न का, ठीक है। ये विंड है रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज। लो प्रेशर एरिया हो तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कॉजिंग क्लाउड्स बनते हैं, ऑफन प्रेसिपिटेशन बनती है। और जब हाई प्रेशर होगा तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इस तरह से होता है। आगे चलते हैं जी, देखें। अब ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल जो सेंटर में है जिसको मैं लो प्रेशर एरिया कह रहा हूँ, ये वाला जो लो प्रेशर एरिया होता है वो इक्वेटर है। इक्वेटर हमेशा लो प्रेशर एरिया है। इक्वेटर में उस लो प्रेशर एरिया के ऊपर क्या है, ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज में जो विंड्स मूव करती हैं उनको कहते हैं ट्रेड विंड्स, तो ट्रेड विंड्स हैं। और जो पोलर वाले एरिया हैं वो वहां पर वेस्टर्लीज हैं, ये वेस्टर्लीज हैं। लो प्रेशर, ये भी लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। ऊपर पोलर में लो प्रेशर, ट्रॉपिक में हाई प्रेशर और इक्वेटर पे भी लो प्रेशर। तो लो टू हाई, हाई टू लो, इस तरह ये मूव करती रहती हैं। विंड्स की क्लासिफिकेशन देखें जी, विंड्स कई तरह की होती हैं। एक होते हैं, इनको कहते हैं परमानेंट विंड्स, प्लेनेटरी विंड्स, ये होनी होनी होती हैं, ठीक है। कुछ सीजनल विंड्स हैं, सीजन के हिसाब से। कुछ लोकल विंड्स हैं, हर एरिया की डिफरेंट है, एशिया की अलग, यूरोप की अलग, अमेरिका की अलग। फिर अपर एयर विंड्स भी हैं जिनको जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, इनको हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। परमानेंट विंड्स जो कि सारा साल चलती हैं ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स की मदद से, जिस तरह ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं, पोलर ईस्टर्लीज हैं, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स वगैरह, इनको हमने पढ़ा। जिस तरह ट्रेड विंड्स को देखते हैं, ट्रेड विंड्स जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ध्यान से समझिएगा, अभी हमने पढ़ा था कि जो इक्वेटर में है वो लो प्रेशर है, तो जो ट्रॉपिकल में हाई प्रेशर है, हाई टू लो मूव करती हैं, ठीक है। हाई टू लो मूव करती हैं तो उनको ट्रेड विंड्स कहते हैं। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी कहां से होता है, नॉर्थ से ईस्ट, और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी साउथ से ईस्ट ट्रेड होती है, साउथ ईस्ट ट्रेड। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, ये इनके नाम है, ठीक है, इनके नाम है। इक्वेटर के ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे की तरफ साउदर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न से नॉर्थ, साउदर्न से साउथ, इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं। कि हाई प्रेशर ट्रॉपिकल एरिया से लो प्रेशर इक्वेटर की तरफ आती हैं तो ट्रेड विंड्स हैं। एक होती है वेस्टर्लीज, वो क्या होता है कि सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल नहीं, सब ट्रॉपिकल हाइज से सब पोलर लो में जाती हैं, सब पोलर में, यानी कि आप समझ लें कि ट्रॉपिकल एरिया का वो हिस्सा जहां पे हाई एरिया है 30 डिग्री से ऊपर, तो सब पोलर की तरफ जाती हैं 60 डिग्री, ये इस तरह से जाती हैं। हालांकि पोलर में प्रेशर लो होता है, लेकिन ये सब ट्रॉपिकल से सब पोलर की तरफ जा रही हैं। तो इनको, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से वेस्ट की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये साउथ वेस्ट मूव करती हैं, जबकि ये पोलर है, ठीक है। इनको वेस्टर्लीज कहते हैं, वेस्टर्लीज, ठीक है। यूरोप में जो वेदर बनते हैं, नॉर्थ अमेरिका में वेदर बनते हैं, इससे साइक्लोन्स बनते हैं, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फेयर में ये बहुत स्ट्रोंगर होती हैं, बहुत स्ट्रोंगर होती हैं। फिर पोलर ईस्टर्लीज ये पोलर हाई प्रेशर की तरफ जाती है जी, टू सब पोलर लो प्रेशर। पोलर में भी देखें, पोलर में प्रेशर लो होता है ओवरऑल, लेकिन वहां पे भी कहीं प्रेशर हाई होगा, कहीं सब लो होगा। एक पोलर है ऊपर की तरफ बिल्कुल टॉप पे, एक पोलर है जो थोड़ा सा नीचे है। देखें ये बिल्कुल टॉप वाला, ये सारा पोल है, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं कहता हूँ ये सारा पोल है। लेकिन ये वाला हिस्सा हाई पोल है और नीचे वाला लो पोल है। तो जो बिल्कुल हाई पोल है हाई प्रेशर, नीचे वाले भी लो प्रेशर, तो लो से हाई, हाई से लो की तरफ जाती हैं। और कैसी होती हैं, ईस्ट टू वेस्ट होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, इसमें मॉइस्चर नहीं होता।
आर्कटिक और एंटार्क्टिक एरिया में यही होती हैं। सीजनल विंड्स, जो कि मूनसून की, जिनको मूनसून हवाएं कहते हैं जी, पाकिस्तान में सिलसिला दाखिल हो रहा है, सीजनल है। क्या होता है जी, हीट के डिफरेंस से आती हैं, हीट के डिफरेंस से समंदर में और जमीन में। ये समंदर से जमीन की तरफ, जमीन से समंदर की तरफ जाती हैं। इस तरह एशिया का मानसून सिस्टम है, एशिया मतलब इंडिया और पाकिस्तान की अगर एग्जांपल देके समझाऊंगा, समर मानसून और विंटर मानसून होती है। देखें, ये मानसून सर्कुलेशन, समर में क्या होता है, समंदर से, समंदर में प्रेशर हाई होता है, जमीन की तरफ लो होता है समर में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, धूप ज्यादा पड़ रही होती है। जब धूप ज्यादा पड़ रही है तो यहाँ पे प्रेशर लो हो गया, समंदर में हाई है, तो समंदर से हवाएं उठती हैं और जमीन की तरफ जाती हैं, पानी लेके, ठंडक लेके, बारिशें होती हैं। विंटर में क्या होता है, हमारे यहाँ वीक सोलर रेडिएशन है, ठंड होती है हल्की सी। जब ठंड होती है, कोल्ड एरिया सरफेस है, तो हम यहाँ पर प्रेशर हाई हो गया जमीन पे, समंदर पे कम हो गया, तो जमीन से हवाएं जाती हैं समंदर की तरफ, समंदर पे बारिश होती हैं, बारिशें समंदर पे ज्यादा होती हैं। ये विंटर मानसून है। ठीक है, बदले में हमारे पास भी हल्के फुल्के बादल आते हैं और उससे भी फिर बारिश होती है। समर मानसून, ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, ये बता दिया मैंने आपको। समर मानसून मॉइस्चर होता है, और क्या होता है, इससे हैवी रेनफॉल होता है। समर मानसून में हैवी रेनफॉल होता है। देखो, हमारे पास सर्दियों में तो इतनी बारिश नहीं होती ना, गर्मियों में ही होती है। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में बड़ी हैवी रेन होती है, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, जिस बहुत सारी बारिश होती है यहाँ पर। लेकिन इसका इम्पैक्ट बलूचिस्तान पे और इंटीरियर सिंध पे कम पड़ता है, हमारे पास ज्यादा आता है। विंटर मानसून में जो लैंड से समंदर की तरफ जाती हैं, ड्राई विंड्स होती हैं, इससे ड्राई वेदर आता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि सर्दियों में बाजू का तेज हवाएं चलती हैं। वो तेज यख ठंडी हवा क्यों आती है? क्योंकि वो कश्मीर के पहाड़ों से हवा जा रही होती है समंदर की तरफ। तो कश्मीर के पहाड़ों में जहाँ इतनी बर्फ पड़ी है, वो हमारे पास से होके समंदर पे जाती है, तो वही ठंड हमें महसूस होती है, वही उसी की वजह से हमारे पास ठंड होती है। क्या वजह है? एयर का प्रेशर। तो आइंदा जब कभी सर्दी में आपको लगे सुन है, तो सुन कहाँ से आ रही है? कश्मीर के पहाड़ों से। फिर इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स है जी कुछ, जिस तरह आप साउथ एशिया में कहते हैं लू पड़ रही है, लू लू पड़ रही है, तो ये टर्म है यहाँ के, ड्राई समर है। ठीक है, चिनोक होता है यूएसए में, कनाडा में चिनोक, बहुत गर्म हवाएं होती हैं। फुइन, एल्प्स, ठीक है, वार्म डाउन स्लोप विंड, एल्प्स, एल्प्स में, यूरोप में। ठीक है, सिरोको, सहारा से यूरोप की तरफ जाती है, सहारा टू यूरोप, हॉट। फिर मिस्ट्रल, फ्रांस में, कोल्ड ड्राई विंड है। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं, ये डिफरेंट ऐसे हैं। अच्छा जी, कुछ दो चार जनरल क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इन द एटमॉस्फेयर इफ द टेम्परेचर इज लो देन द प्रेशर इज हाई। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर लो होगा, प्रेशर हाई होगा, जनरल सी बात है। विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर, लो प्रेशर, डिटेल से बात पढ़ ली है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद अ बैरोमीटर, बैरोमीटर होता है जिससे हम प्रेशर मेजर करते हैं। और 1 atmospheric pressure is equal to 760 mm. How many times sound travels in water faster than air? 4 times. ठीक है, How many times sound travels in water faster than air? तो पानी में ज्यादा स्पीड के साथ साउंड ट्रेवल करती है बनिस्बत एयर के, क्योंकि वहां पर उसको एक मीडियम, स्ट्रॉन्ग मीडियम मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप मटेरियल्स में देखोगे, लोहे में देखोगे, तो पानी से भी ज्यादा आवाज तेजी से ट्रेवल करेगी। स्टील में। इकराम, फुर्सत मिल गई आने की? द स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम कहाँ पे जी? एयर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे हो तो उसकी सबसे कम स्पीड होती है। ठीक है, एयर मिनिमम किसमें? अब पानी, अब ये जनरल बात है, अगर आपको एयर 0 डिग्री ना भी लिखा हो फिर भी, वाटर में सब, स्टील में सबसे ज्यादा होगी, वाटर में उससे कम, एयर में सबसे कम। द विंड स्प्रेड, the wind speed between 105 से 136 किलोमीटर पर आवर नॉर्मली रिजल्ट इन माइनर डैमेज। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन है, ऐसा पूछना है ताकि आपको आए ना। ऐसा ना हो बीपीएससी में कोई 95 मार्क्स लेके खड़ा हो, 99 मार्क्स लेके खड़ा हो, वो सिस्टम पे सवाल आ जाते हैं।
तो इस तरह के सवाल ऐसे होते हैं, आपको इसकी डिटेल निकालने की जरूरत नहीं है कि भाई कितने कितने पे, अब एयर 25 डिग्री पे कितने आए, अगर 25 डिग्री टेम्परेचर हो कितनी स्पीड होगी, सारी डिटेल के चक्कर में ना पड़ो, जनरल क्वेश्चंस आ रहे होंगे, पढ़ो और आगे चलो बस। ठीक है, ये बैरोमीटर है। फिर एक डिवाइस है यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, इसको कॉल कहते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की जो मेजर करते हैं वो हाइग्रोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर अमाउंट ऑफ वाटर मेजर करता है, लेकिन मॉइस्चर मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर है। एनीमोमीटर स्पीड के लिए है, बैरोमीटर प्रेशर के लिए है, सारे बता दिए। ठीक है, यहाँ हाइग्रोमीटर का फिर क्वेश्चन आ गया, जो वेपर्स मालूम करते हैं हम पानी के एटमॉस्फेयर में। आ डिवाइस, अब हाइग्रोमीटर का सवाल, यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, अगेन रिपीट हो गया, 2023 में क्वेश्चन आया अगेन। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज रिगार्डेड एज ह्यूमिडिटी। तो वाटर वेपर्स जो हैं एयर में, उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। चलें जी, इससे साथ ही हमारा ये लेक्चर एंड हुआ है। इसकी डिटेल नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, इसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है, तो हमारा कल और परसों ऑफ रहेगा, कल परसों ऑफ होगा, और मे बी जितना भी कुछ पड़ा है इसका सारा एक कंपाइल टेस्ट ले लेंगे, और एन मुमकिन है कल ऑफ ना करें, क्योंकि एवरीडे साइंस का आपका मैक्सिमम मैक्सिमम वैसे एक एक टेस्ट होना चाहिए था एवरीडे साइंस का, लेकिन मैंने उसको ब्रेक कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप अच्छे से तैयार कर लो। एवरीडे साइंस आपने कहीं सेशन भी लिए होंगे तो तैयार नहीं किया होगा, तो हो सकता है कल भी आपका एक टेस्ट ले लें, तो आप तैयार करें जी इसको अच्छे से। कल भी शेयर कर देंगे, एवरीडे साइंस कल एंड हो जाएगी, फिर हम बायो पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री सारा कुछ। ओके।